इंडिया एक डिक्टेटरशिप कंट्री बन जाए। कोई इलेक्शंस नहीं, ना कोई पॉलिटिकल डिबेट्स, बस एक ही आवाज, बस एक ही लीडर का चेहरा हर जगह। सब बड़े बड़े डिसीजंस एक ही बार एक ही रूम में हो रहे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, नए पॉलिसीज बिना किसी प्रोटेस्ट या रुकावट के शुरू हो रहे। इंडिया की ग्रोथ पूरी तेज रफ्तार से हो रही। सुनने में तो बढ़िया लगता है, पर क्या ये सच में पूरी कहानी है? जैसे आजकल कुछ बड़े यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स डिक्टेटरशिप को दिखा रहे हैं। यदि मोदी जी को 20 साल की टर्म दे दें कि आप 20 साल की, कोई 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं होगी, 20 साल के बाद होगी, फायदा रहेगा। मतलब इन लोगों को लगता है डेमोक्रेसी देश के डेवलपमेंट की रुकावट है। चलो आज आपको दिखाता हूं डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन रूल के असली चेहरे को। सबसे पहले देखेंगे कैसे कुछ देशों ने डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन रूल में तेजी से डेवलप हुए। फिर समझेंगे क्या हमारे इंडिया जैसे देश में यह पॉसिबल है, और एंड में जानेंगे अगर इंडिया डिक्टेटरशिप बन गया तो क्या होगा। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यह डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन रूल होता क्या है। डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन रूल का मतलब एक ऐसी सरकार जहां सिर्फ एक लीडर या छोटा ग्रुप ही पूरा देश कंट्रोल करते हैं, और यहां लोगों की आजादी कम होती है और सरकार के खिलाफ उठी हर आवाज को दबा दिया जाती है। तो फिर कैसे कुछ कंट्रीज अथॉरिटेरियन रूल में डेवलप हुए? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वियतनाम एक क्लासिक एग्जाम्पल है अथॉरिटेरियन रूल का। वियतनाम में 1955 से 1975 तक वॉर चला। ये वॉर नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच हुआ। नॉर्थ वियतनाम जिसे चाइना और सोवियत यूनियन सपोर्ट करते थे, और साउथ वियतनाम जिसे अमेरिका सपोर्ट करता था। नॉर्थ चाहता था पूरा वियतनाम एक हो जाए अंडर कम्युनिस्ट रूल, लेकिन साउथ और अमेरिका नहीं चाहते थे कि एशिया में कम्युनिज्म फैलाए। अमेरिका ने सोल्जर्स भेजे, एयर स्ट्राइक्स किए, लेकिन वियतनाम के जंगलों में गरिल्ला वॉर चलती रही। फिर फाइनली 1975 में अमेरिका ने वॉर छोड़ दिया और नॉर्थ वियतनाम जीत गया। उसके बाद वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। वॉर ने पूरे कंट्री को तबाह कर दिया था। लोगों के लिए स्टेबिलिटी जल्दी लाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने वन पार्टी सिस्टम लिया ताकि जल्दी ऑर्डर बना रहे। 1986 में उन्होंने डोय मॉय नाम का इकोनॉमिक रिफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें मार्केट बेस्ड चेंजेस लाए गए, जिसमें पॉलिटिकल कंट्रोल स्ट्रांग रहा। इसकी वजह से पॉवर्टी रेट्स ड्रामेटिकली गिर गए। 1990 में 58% लोग पॉवर्टी में थे, जबकि 2015 तक ये 13% से नीचे आ गया। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर सब में डेवलपमेंट आया। आज वियतनाम एशिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में एक है, जिसका पर कैपिटा इनकम इंडिया से काफी ज्यादा है। पर लोगों के पास फ्रीडम बहुत लिमिटेड है। प्रेस, इंटरनेट, प्रोटेस्ट्स सब पर गवर्नमेंट की सख्त नजर है। फ्रीडम हाउस के मुताबिक ये फ्री कंट्री नहीं है। फ्रीडम हाउस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है। सिंगापुर, छोटा सा देश जो अथॉरिटेरियनिज्म का एक और मिसाल है। 1965 में मलेशिया से अलग होकर बना था सिंगापुर। तब से पीपल्स एक्शन पार्टी (PAP) वहां रूलिंग पार्टी है। ली क्वान यू की स्ट्रिक्ट गवर्नेंस पॉलिसीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर को वर्ल्ड क्लास बनाया। सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय दुनिया के टॉप 5 में है, लेकिन चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होते। पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत लिमिटेड है, मीडिया कंट्रोल्ड है और ऑपोजिशन को लिमिट किया गया है, और क्रिटिसिज्म या प्रोटेस्ट को दबाया जाता है। फ्रीडम हाउस के मुताबिक हाफ फ्री कंट्री है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां जब पॉलिटिकल पावर एक पार्टी या व्यक्ति के पास होती है, डिसीजंस तेजी से लिए जाते हैं, डेवलपमेंट फास्ट होता है, लेकिन फ्रीडम के बड़े कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं। तो क्या इंडिया में अथॉरिटेरियन रूल आ सकता है? इसका सीधा जवाब है मुश्किल है, क्योंकि हमारा देश बहुत अलग है बाकी दुनिया से। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोग अपनी सरकार चुन सकते हैं, पॉलिसीज पर डिबेट हो सकता है, मीडिया फ्री है और सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे डाइवर्स देश है। 22 आधिकारिक भाषाएं, 7000 से अधिक संस्कृतियां और हर राज्य अपने अलग राजनीति और पहचान के साथ। यहां हर नई नीति पर सवाल उठते हैं, डिबेट्स होती हैं और प्रोटेस्ट्स भी होते हैं।
इसलिए यहाँ किसी भी तरह का अथॉरिटेरियन रूल लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आवाज को सुनना और रिस्पेक्ट करना पड़ता है। जैसे 2020 में जब मोदी गवर्नमेंट ने नए फार्म लॉज लाए और उसे इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फार्मर्स ने पंजाब और हरियाणा में प्रोटेस्ट्स करना शुरू कर दिया। फार्मर्स को डर था कि ये लॉज उनके लिए नुकसान वाले हो सकते हैं। फिर प्रोटेस्ट्स ने सरकार को लॉ वापस लेने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह CAA, NRC, GST जैसे कंट्रोवर्शियल लॉज में भी डेमोक्रेसी बहुत काम आती है। ये दिखाता है कि इंडिया में आवाज को दबाना मुश्किल है और डेमोक्रेसी मजबूत है जो हर एक आवाज को सुनती है। यही डेमोक्रेसी एक ऑर्डिनरी इंसान को सरकार के डिसीजन पर सवाल करने की पावर देता है। लेकिन फिर भी इंडिया में अथॉरिटेरियन रूल लाने की कई बार कोशिश हो चुकी है। 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के इलेक्शन रिजल्ट पर केस चल रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया फॉर इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस, लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी अनाउंस कर दिया था। इसका मतलब था पूरे देश में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए और सरकार को एक्स्ट्रा पावर्स मिल गई। पॉलिटिकल अपोनेंट्स राइजिंग वॉइस और पब्लिक अनरेस्ट की वजह से इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया कि नेशनल क्राइसिस है और इमरजेंसी लगाई जाए। लेकिन असल में ये एक पॉलिटिकल सर्वाइवल और पावर कंट्रोल के लिए था। पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लीडर्स को जेल भेज दिया गया, मीडिया और न्यूज़पेपर्स पर सेंसरशिप लग गई, नॉर्मल लाइफ पर भी कंट्रोल था। स्पीचेस, रैलीज, प्रोटेस्ट्स सब बैंड। लोगों को लगा कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, लेकिन पब्लिक ने धीरे धीरे इसका विरोध किया और 1977 में जनरल इलेक्शंस हुए। वोटर्स ने इमरजेंसी का विरोध करके इंदिरा गांधी की पार्टी के खिलाफ वोट दिया और डेमोक्रेसी को वापस लाया। ऐसे ही 1992 बाबरी मस्जिद ढहाया, 2002 गुजरात रायट्स जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं कि इंडिया में अथॉरिटेरियन रूल लाने की कोशिश हुई है। लेकिन हर बार लोगों ने इन अथॉरिटेरियन या अत्याचारी प्रयासों का विरोध किया है और डेमोक्रेसी को वापस बनाए रखा है। लेकिन कई क्रिटिक्स का कहना है कि आजकल देश में जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा ही लगता है कि सरकार फिर से अथॉरिटेरियन रूल लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज के टाइम इंडिया में डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन रूल आ जाए तो क्या होगा? सबसे पहला फर्क आएगा हमारे राइट्स पर। जैसे अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे तो जेल जा सकते हो, धमकी मिल सकती है और मीडिया या ऑपोजिशन की आवाज दब जाएगी। न्यायालय या कोर्ट भी गवर्नमेंट के दबाव में आ सकती है। सारे बड़े डिसीजंस, नए कानून, पॉलिसीज या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एक ही नेता और उसकी टीम बनाएगी। बाकी लोग, चाहे पब्लिक हों या एक्सपर्ट्स, उनकी राय की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सरकार अपने कुछ फेवरेट लोगों को ही सपोर्ट करेगी। भारत को बांट दिया जाएगा धर्म, जाति, भाषा के नाम पर। पब्लिक के राइट्स जैसे प्रोटेस्ट करना, अपना ओपिनियन बोलना या सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाना सब सरकारी अप्रूवल के बिना मुश्किल हो जाएगा। मोबाइल, सोशल मीडिया, कॉल्स सब सरकार की नजर में रहेंगे। कुछ भी कंट्रोवर्शियल बात लिखने पर जेल, डर का माहौल हो जाएगा। पब्लिक खुद की भलाई की बात भी नहीं कर पाएगी। और सोचो, अगर आज ही इतने प्रोटेस्ट्स, क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन होने के बावजूद हमारी सरकार इतने बड़े बड़े करप्शन करती है तो डिक्टेटरशिप आते ही बस देश की भी बोली लग सकती है। पब्लिक का पैसा, लैंड, जॉब सब उनकी जेब में चला जाएगा और आम इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। देश की पॉलिसीज सिर्फ प्राइवेट बिजनेस को फायदा देने के लिए बनेंगी। एक बार डिक्टेटरशिप आ गई तो वापस डेमोक्रेसी लाना, पब्लिक राइट्स को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल लेवल पर भारत की पहचान भी खत्म हो जाएगी। हम एक महान आज़ाद देश से सिर्फ एक डर के माहौल वाला देश बन जाएंगे। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बचाना हम सबका फर्ज है। डेमोक्रेसी स्लो है, पर सिर्फ वही हमें फ्रीडम की गारंटी देती है। अगर ये फ्रीडम चली गई, हम अपने राइट्स और चॉइसेस सब कुछ खोना शुरू कर देंगे। लेकिन हिस्ट्री हमें बार बार सिखाती है कि जब भी ऐसे तानाशाही के प्रयास होते हैं, तब जनता ही डेमोक्रेसी की रक्षा करती है। आज भी डेमोक्रेसी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी आवाज उठाओ, सच को समझो और मिलकर अपने देश को एक आजाद, न्यायिक और स्वतंत्र समाज बनाओ। डेमोक्रेसी तभी जिंदा रहेगी जब हम सब अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। मैं उन यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को कुछ कहना चाहता हूं जो लोगों को मिसलीड करके डिक्टेटरशिप को दिन रात प्रमोट कर रहे हैं। अगर कोई सोचता है कि डेमोक्रेसी की आज़ादी विकास का रोड़ा है, तो याद रखो, खुद को आज़ाद कहने का मतलब है अपनी आवाज़ रखना, सवाल पूछना और हक मांगना। बिना इन आज़ादियों के विकास सिर्फ नंबरों में होगा, इंसानियत में नहीं। विकास तभी असली होता है जब हर किसी की आज़ादी बनी रहे।
डिक्टेटरशिप हो तो हो सकता है देश जल्दी डेवलप हो, लेकिन क्या वो एक ऐसा भारत होगा जहां हर कोई सम्मान और न्याय के साथ जी सके? जरा सोचो।